अगली सुबह रोहान ने ज़री को मना लिया था, कहाँ रह सकती थी। दोनों एक दूसरे के बगैर दिन तेज़ी से गुजरते जा रहे थे। जोया के जाने का वक्त करीब आता जा रहा था, बस अब कुछ दिन बाकी थे। जरताज को भी जोया के जाने का बता चुकी थी। जैसे जैसे जाने के दिन करीब आ रहे थे, जोया की जान पे बनती जा रही थी। वो कैसे सामना करेंगी रोहान का। जरताज को बुरा लगा था जोया का जाना, मगर वो अपना रिश्ता बचाना चाहती थी, तो फिर उसने एतराज़ नहीं किया। आज फिर जरताज और रोहा बाजार से कुछ उठा लाई जोया के लिए। आलम साहब इस वक्त अपने कमरे में बैठे बुक पढ़ रहे थे जब सीमा उनके पास आकर बैठी। आलम साहब, आप जिद छोड़ दें, मान ले रोहान की बात। देखे ना, जोया के लिए अब कितना अच्छा रिश्ता आ गया, अब तो कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। जोया के मुस्तकबिल को लेके प्लीज़ मुझे मेरे बेटे से और दूर मत करे। वो हाथ जोड़ती रोती हुई बोली आलम साहब के सामने। आलम साहब ने किताब बंद करके रखी और सीमा के जुड़े हाथ पकड़ लिए। सीमा, तुम्हें तुम्हारा बेटा बहुत जल्द मिलने आ जाएगा। क्या आप सच कह रहे? तस्दीक करना चाहिए थी। हाँ, मैं सच कह रहा हूँ। आलम मुस्कुराते सर हिलाते बोले, तो क्या आप तलाक? सीमा ने बात अधूरी छोड़ी थी। नहीं। आलम साहब ने नफ़ी में सर हिलाया। तो फिर खुलकर बताइए, क्या आप करने वाले हैं आप? मैं जोया को ऑस्ट्रेलिया भेज रहा हूँ, उसके शौहर के पास। आलम साहब इत्मीनान से बोले। क्या? सीमा हैरान हुई थी। हाँ सीमा, जोया की 3 दिन बाद की फ़्लाइट है ऑस्ट्रेलिया की। ये फ़ैसला मैं बच्चों पे छोड़ रहा, या तो वो घर बसा ले या फिर अलग हो जाए। रोहान बस ज़िद पर अड़ा हुआ है और कुछ नहीं। जोया जैसी हमसफ़र उसे ढूंढने से भी नहीं मिलेंगी। जब वो जोया के साथ कुछ टाइम गुजारेगा तो शायद उसे वो अपनी ज़िद छोड़ दे। आलम साहब अपनी बात कहकर चुप हुए थे। क्या रोहान की मर्ज़ी से जोया जा रही है? सीमा ने पूछा। नहीं, रोहान को इस बारे में कोई इल्म नहीं। आलम साहब बोले। फिर रोहान ना माना और उसने ना ज़िद छोड़ी तो? सीमा ने फिर पूछा। तो वही होगा जो होना था, फिर मैं ज़िद छोड़ दूंगा। सीमा खामोश रही। ये सब अब वक्त और हालात पे छोड़ दो सीमा, खुदा से बस अच्छे की उम्मीद रखो, बच्चों का घर बस जाए। आलम बोले तो सीमा ने महज सर हिलाया। वो तीनों इस वक्त जोया के रूम में थी। ये कैसा है जोई भाभी? बेस्ट है ना? ज़रूर ट्राई करना। रोहा एक ब्लैक कलर की नाइटी उठाए खड़ी थी। बाजू नाम की कोई चीज़ नहीं थी, बल्कि डोरियों के सहारे पे थी। ना ज़्यादा लॉन्ग थी, बस घुटनों से नीचे थी। ये क्या है रोही? इसका मैं क्या करूँगी? जोया शौक से देखती बोली, ये वेस्टर्न टाइप में, वहाँ तो ऐसे ही चलता है, बस इसीलिए ले लिया। रोहा बोली, ये तुम रोहन भाई को पहन कर दिखाना, फ़िदा हो जाएंगे। जरदा जो बैठी अपने मोबाइल यूज़ कर रही थी, मुस्कुराती बोली और साथ एक आँख दबाई। हाँ, बहुत हॉट लगूंगी। रोहन भाई तो रोमांटिक हो जाएंगे और हो सकता है मेरे फूफू बनने के चांस भी बन जाए। रोहा ने भी मस्का लगाया। जोया के शर्म से चेहरा लाल हुआ था। तुम जितनी हो ना उतनी ही रहो, ज़्यादा ना बनो। जोया ने रोहा को शर्म दिलानी चाहिए। मुझे खाला भी बनना है भाई। जरी भी बोली। चुप करो दोनों और दूर फेंको इससे। जोया मुस्नवी गुस्सा दिखाती बोली। हाँ हाँ हाँ, दोनों एक साथ कह कहा लगाया था। जोया तो वहाँ से चली गई। मज़ीद उनमें बैठना मुहाल था। आज वो दिन आ ही गया। जोया सबसे मिलकर रुखसत हुई थी अपने घर से। सुबह 4 बजे की फ़्लाइट थी ऑस्ट्रेलिया की, और आलम साहब उसे एयरपोर्ट छोड़ने गए थे। वो सबसे मिली सिवाय जारून के। वो सो रहा था, ना ही उसे बताया गया था जोया के जाने के बारे में। वो 2 घंटे पहले निकले थे एयरपोर्ट के लिए। सब ने उसे दुआओं में अलविदा किया था। घर से वो आंखों में आंसू लिए निकली थी घर से, मगर उसे शायद और रोना था। आगे वो प्लेन में बैठ चुकी थी। बहुत घबराहट हो रही थी उसे, और अकेले सफ़र करने से डर भी लग रहा था। वो दरूद शरीफ विर्द करती रही। जब जहाज़ ने उड़ान भरी तो आंखें सख्ती से मींची थी और हाथ कुर्सी के हैंडल पर ज़ोर से जमा दिए थे। जब जहाज़ स्टेबल हुआ तो उसने आंखें खोली थी। उसके साथ एक मॉडर्न सी खातून बैठी थी। वो विंडो के साथ बैठी थी। बाहर कुछ नज़र नहीं आ रहा था सिवाय बादलों के। इतना लंबा सफ़र था। मैगज़ीन उठाकर सफ़ा पलट कर फिर रख दिया। अजनबी लोगों से कम ही बातचीत करती थी। फ़ोन रिंग हो रहा था। डैड कॉलिंग। रोहान लैपटॉप पर कुछ ज़रूरी फाइल्स बना रहा था जब उसका फ़ोन बजा। डैड। उसके होंठ मुस्कुराहट में ढले थे। काफ़ी अरसे बाद उसके डैड ने कॉल की थी उसे। अस्सलाम वालेकुम डैड। वालेकुम अस्सलाम। वो खुश अखलाक़ी से बोले। बेटा, जोया को भेज दिया है तुम्हारे पास ऑस्ट्रेलिया। ओह, डैड ने तो जैसे उसके सर पे बम फोड़ा। डैड? रोहन के मुंह से और लफ्ज़ निकल ही नहीं सका। आधे घंटे बाद उसकी फ़्लाइट लैंड होने वाली है। उसे एयरपोर्ट लेने के लिए पहुंचो अभी। डैड, ये आप क्या कह रहे हैं?
रोहान पे तो जैसे हैरतों के पहाड़ ही टूट पड़े थे। रोहान, ज़ोया ऑस्ट्रेलिया आ रही है, समझो तुम्हारी रुखसती कर दी है, आखिरी बात कहते वो खुल के हंसे थे। और उन्हें रोहान की ऐसे ही रवैये की तवक्का थी। बट डैड, आपने मुझे पहले नहीं बताया। वो सदमे से बोल रहा था। पहले तो किसी को भी नहीं बताया था, बस अचानक ही समझो। अच्छा अब चलो, तुम्हें एयरपोर्ट पहुंचने में भी टाइम लगेगा। आलम साहब ने अपनी बात कह के कॉल कट कर दी और रोहान बस फ़ोन को देखता रह गया। डैड, ये आप क्या कह रहे हैं? ज़ारून आलम साहब की बात सुन चुका था। वो इस वक्त ऑफिस में बैठे रोहान से कॉल पे बात कर रहे थे, तभी ज़ारून भी ऑफिस आया था और बातें उसने सुनी। तुमने ठीक सुना, आलम साहब बोले। आपने ज़ोया को अकेले भेज दिया रोहान के पास? वो भी हैरान था। हाँ भेज दिया, समझो तो पहुंच गई। मगर डैड, रोहान को अच्छा नहीं लगेगा और वो कहीं ज़ोया को गुस्से में कोई नुकसान ना पहुंचा दे। ज़ारून ने अपना खदशा जाहिर किया। ऐसा कुछ नहीं होगा ज़ारून। आलम साहब ने उसकी सारी बातें मुस्तरद कर दी। ओके डैड, मगर आपने अच्छा नहीं किया। वो जाते जाते मुड़कर बोला। क्या अच्छा क्या बुरा, अब सब ऊपर वाले के हाथ में है। मैं बस तुम लोगों का भला चाहता हूँ, आलम साहब ने कहा। ज़ारून रुका नहीं, वो था वहाँ से निकलता अपने ऑफिस में आया था। उसे गुस्सा आ रहा था। डैड ने ये ठीक नहीं किया, ये इस मसले का हल नहीं है। फिर मोबाइल उठाकर रोहान को कॉल की। तीसरी बेल पे कॉल उठाई गई। रोहान भी गुस्से का भरा पड़ा था। बगैर सलाम दुआ के ज़ारून सीधा मुद्दे पे आया। अगर मुझे पता होता कि डैड ये सब कर रहे तो मैं कभी भी ऐसा ना करने देता उन्हें। ये क्या कह रहे हो? सीधा सीधा बोलो। रोहान का भी दिमाग घुमा था। मैं ज़ोया को ऑस्ट्रेलिया भेजने के हक़ में नहीं हूँ। अगर मुझे पता होता तो उसे कभी ना आने देता, ज़ारून ने साफ अल्फाज में जवाब दिया। मैं तो जैसे मरा जा रहा था ज़ोया के लिए। रोहान को ज़ारून की ये बात सख्त नापसंद आई थी। मैं तुम्हें साफ साफ बता दूँ, अगर तुमने ज़ोया को कोई नुकसान पहुँचाने की कोशिश की तो अच्छा नहीं होगा, गोया के धमकी दी ज़ारून ने। रोहान ने अपनी मुट्ठियाँ भींची थी ज़ारून की बात सुन के। जैसे ही वो यहाँ आएंगी उसे तलाक देकर दूसरी फ़्लाइट से वापस भेज दूंगा, फिर रख लेना उसे अपने पास जैसे जाए मर्ज़ी। रोहान ने भी सख्त अल्फाज इस्तेमाल किए। ज़ारून को एहसास हुआ वो कुछ ज़्यादा सख्त जुमले बोल गया है। ठीक है, भेज देना। शायद तुम्हारी बीवी तुम्हारे लिए बोझ हो, मगर मेरी बहन मुझ पे बोझ नहीं। रख सकता हूँ मैं उसे, ज़ारून ने भी करारा जवाब दिया था। रोहान की बोलती बंद हो गई। तुम्हारे जहन में बहुत गलाजत भरी है रोहान, इसलिए मैं डरता हूँ ज़ोया के लिए। इतना कहकर फ़ोन रख गया। रोहान ने अपना सर पकड़ लिया। ये क्या हो रहा है? ये क्या कर दिया डैड ने? मैं नहीं जा रहा उस मुसीबत को लेने। पेन ज़मीन पर दे मारा। ज़ोया का प्लेन लैंड हो चुका था। वो बोर्डिंग से होती अपना सामान लेकर बाहर निकली, मगर उसे रोहान कहीं नज़र ना आया। इधर उधर नज़र दौड़ाती रही, मगर दूर दूर तक कहीं नज़र ना आया था। परेशानी से वहीं चेयर पर बैठकर उसका इंतज़ार करने लगी थी। आधा घंटा गुजर चुका था। रोहान भी वैसे ही परेशान सोचों में गुमसुम बैठा था। विक्की ऑफिस के अंदर आया। उसने घड़ी में टाइम देखा जो 4 बजा रही थी। ज़ोया भाभी की परवाज़ उतर चुकी है और ये अभी तक यहीं बैठा है। वो सोचता उसके सामने आया। रोहान, क्या हुआ? कोई परेशानी है? विक्की अनजान बनता बोला। हाँ, बहुत बड़ी परेशानी है, ज़ोया आ रही है। रोहान बोला। हाँ हाँ हाँ, कोड़ी तेरे पास खुद आ रही है, टेंशन कैसी, ऐश कर। विक्की मजाक उड़ाता बोला। रोहान ने उसे घूर कर देखा। वो चुप हो गया। वैसे कब आ रही है भाभी साहबा? विक्की ने पूछा। वो जानता था 4 बजे। कोफ्त से बोला। व्हाट यार, 4 तो बज गए, तो यहीं बैठा है, अभी तक उसे लेने नहीं गया? विक्की ने हैरान होने की एक्टिंग करते पूछा, जबकि उसे रोहान पे गुस्सा आ रहा था। वो गया क्यों नहीं? मेरा नहीं दिल कर रहा, मैं नहीं जा रहा, रोहान ने कोफ्त से कहा। यार ये परदेस है, भाभी अकेली है, वो तेरा इंतज़ार कर रही होगी। इख्तलाफ अपनी जगह, मगर वो तेरी इज्जत है, लाकर उसे अपनी 4 दीवारी में छोड़ दे। कुछ वक्त गुजरने के बाद उसे वापस भेज देना, विक्की समझाते हुए बोला। जो कुछ रोहान के पल्ले पड़ा। रोहान उठा, मेज से गाड़ी की चाबी उठाई, विक्की को देखता बाहर चला गया। सर, रोहान सर चले गए अपनी मिसेस को लेने, पीछे से अलीना आती बोली थी। विक्की ने सर पे हाथ फेरा था। हाँ, चला तो गया। अगर उसे पता चल गया ना ये सब कार्रवाई के पीछे मेरा हाथ है तो मेरी खैर नहीं, और मेरी नौकरी गई, क्योंकि मास्टरमाइंड मेरा है। अलीना को हंसी आई। हाँ हाँ हाँ, तो वो दोनों हंस दिए। विक्की ने ही आलम साहब को कॉल करके अपने प्लान से आगाह किया, जो इसने अलीना के साथ मिलकर बनाया था। रोहान को और उस राह रास्ते पे लाना चाहता था।
वो अभी तक चेयर पे बैठी थी। आधा घंटा गुजर गया मगर अभी तक रोहान नहीं आया था, तो उसे आसपास के लोगों से खौफ आने लगा था। दिल से दुआएं कर रही थी कि रोहान जल्दी आ जाए। शाम ढलने लगी, सर्दी बढ़ती जा रही थी। बस एक शॉल ही ओढ़ रखी थी जो सर्दी कम करने के लिए नाकाफ़ी थी। रोहान रैश ड्राइविंग करके एयरपोर्ट पहुंचा था। जानता था वो डरपोक के कभी कहीं अकेली भी नहीं गई होंगी। इतना कॉन्फिडेंट कहाँ जोया अम्मी। वो सर झुकाते बैठी, बस रो देने को थी। रोहान इधर उधर देखता आगे बढ़ रहा था। जोया उसे कहीं भी दिखाई नहीं दे रही थी। आने जाने वाले लोगों का भी काफ़ी रश था। रोहान को अब अपनी गलती का एहसास होने लगा था। उसने देर कर दी आने में। अगर वो जोया ना मिली तो डैड मुझे छोड़ेंगे नहीं, वो सोचते इधर उधर देखने आगे बढ़ने लगा। जोया ने सर उठा के फिर से उधर उधर सर घुमाया। सामने से चेयर पर बैठी जोया रोहान की नज़र गई। उस वक्त जोया ने सामने देखा। एक साथ दोनों ने एक दूसरे को देखा। रोहान उसी वहीं रुक गया। जोया कुर्सी से खड़ी हुई, दोनों साथ खड़े एक दूसरे को देखे जा रहे थे। पीच कलर फ्रॉक पहने, हम रंग की रेशमी शलवार का दुपट्टा सर पे ओढ़े, कांधों पे शॉल और चेहरे को छूती सयाह जुल्फें, सफ़ेद रंगे तीखे नैन नकों, सर्दी से लाल पड़ते गाल, हुस्न के हथियारों से लेस नाजुक सा सरापा लिए उसके सामने 23 साला जोया थी। 18 साला जोया का ही नक्श उसके जहन में था। अपनी तमाम तर मर्दाना वजाहत लिए उसके सामने खड़ा था। जोया तो उसे बस एक टक पलक झपकाए देखे जा रही थी। 3 पीस सूट में वो बहुत हैंडसम लग रहा था। जब वो गया था बस स्मार्ट सा था। अब तो खुबरू नौजवान मर्द लग रहा था। बड़ी हुई घनी बियर्ड और बड़ी मूंछें उसकी पर्सनैलिटी को और चार चांद लगा रही थी। कदम कदम बढ़ता उसके करीब आ रहा था मगर वो बस उसमें खोई हुई थी। क्या हुआ, लगता है पहचाना नहीं। भारी मर्दाना आवाज़ सुनकर वो होश में आई और बिला इख्तियार उसके सीने से लग गई। वो बहुत डर गई थी, शायद वो आई ना, मगर उसे सामने पाकर बहुत खुश हुई थी। उसके अचानक गले लगने से वो हैरान था मगर बरसों बाद किसी अपने का लम्स पाकर जैसे उसके अंदर सुकून उतर आया था। आंखें मूंद कर उस सुकून को अपने अंदर उतार रहा था और अगले ही पल दोनों बाजुओं से पकड़कर झटके से खुद से अलग किया। जोया कुछ शर्मिंदगी सी हुई अपनी इस हरकत से, इसलिए सर झुका गई। चले, उसका बैग घसीटता हुआ आगे चल पड़ा और वो उसके पीछे पीछे चलने लगी। एयरपोर्ट की हदों से बाहर आकर पार्किंग में खड़ी गाड़ी को चाबी से अनलॉक किया। बैग साइड पे उसके भारी भरकम बैग उठा के रखे, फ्रंट और डोर खोला और जोया के लिए वो भी चुपचाप बैठ गई और खुद भी फ्रंट से संभाली थी। सारा रास्ता खामोशी की नज़र हुआ। एक गलत निगाह भी उस पर नहीं डाली मगर वो चोर निगाहों से उसे देख लेती। रोहान ने अपने फ्लैट के सामने झटके से गाड़ी रोकी और बाहर निकला। बैक सीट से इसका बैग बाहर निकाला। वो भी उसके पीछे बाहर निकली थी। सर्द सी हवा उसके आर पार हुई थी। अपनी पॉकेट से फ्लैट की चाबी निकाली, दरवाज़ा खोलकर उसके सामान समेत वो अंदर दाखिल हुआ और दरवाजे पे खड़ा उसे अंदर आने का रास्ता दिया। चेहरे पे बला की संजीदगी थी। अब तो उसकी खामोशी से जोया को खौफ आने लगा था। दरवाज़ा बंद करके छोटे छोटे कदम उठाता चेहरे पे सख्त तासरात लिए उसके करीब आ रहा था। जैसे वो करीब आ रहा था जोया की जान पे बनाई थी। सूखे पत्ते की मानिंद उसका दिल दरज रहा था। मारे खौफ के उसकी आंखें फैल गई, अपनी जगह पे जमी खड़ी थी। तो तुम कामयाब हो गई मिसेस जोया रोहान मलिक। अपनी इस मासूमियत का ढंग रचाकर अपनी इस मासूम शक्ल से डैड और ज़ारून की हमदर्दी हासिल कर सकती थी मगर मेरी नहीं। लफ्ज़ थे या तीर जो उसके नन्हे से दिल को चीरते जा रहे थे। नैन के कटोरे भरने लगे थे। करवा ली फिर रुखसती भी, अब फूलों की सहजे तुम्हारा स्वागत करने से रहा, कहता उसके कांधे से शॉल खींचने लगा। रोहान प्लीज़ मेरे बारे में ऐसा मत सोचे, मैं बेकसूर हूँ। वो रोते हुए बस इतना ही कह पाई और शॉल का एक सिरा अभी उसके कांधे पे था जो उसने ज़ोर से पकड़ लिया। बाद में रोना धोना, जिस काम के लिए आई हो वो तो कर ले। रोहान झुककर उसके चेहरे के करीब तर होता मायनी खेज बोला। आंसुओं से चेहरा नफ़ी में हिलाया था। वो मज़ीद करीब होता कि उसका फ़ोन बजा। सीधा होकर फ़ोन उठाया। यार बाद में बीवी का दीदार कर लेना, पहले जो काम छोड़ के गया है वो तो आकर निपटा ले। विकी बिना ब्रेक के बोलता गया। आ रहा हूँ, इतना कहते उसने फ़ोन काट दिया। नज़रें अभी भी उसके चेहरे पे थी जहाँ आंसुओं का सैलाब जारी था। वो बाहर जाने के लिए मुड़ा था, कुछ सोचकर उसके पास आया। वो सामने वाला कमरा मेरा है, इसके अलावा 2 कमरे हैं, कोई सा भी रख लो ना। जो तुम्हारी जगह मेरे कमरे में है ना मेरी ज़िंदगी में, बेहतर यही है मेरे लिए दूर रहना मुझसे, अंडरस्टैंड। वो उसको उंगली रखकर
वॉर्न करता वहाँ से चलता भी बना ये सोचे कि अगले बंदे से ये पे क्या बीतेंगी। धाड़ से दरवाज़ा बंद करके वो चला गया और वहीं ज़मीन पर बैठी चली गई और दिल खोल कर रोई। रोहान गाड़ी में आके बैठा, ज़ोर से स्टीयरिंग पे हाथ मारा था, अपने आप को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा था। ना जाने क्यों जोया का रोना उसे अच्छा नहीं लग रहा था। उसका दिल उसके लिए उसके बेकसूर होने की गवाही दे रहा था। उसकी बेवजह सी लगी और अपनी सोचों को झटकता गाड़ी स्टार्ट की और ऑफिस की तरफ निकला। काफ़ी देर रोने का शगल पूरा हुआ तो गला खुश्क हो रहा था, भूख का एहसास भी जागा। इर्द गिर्द का जायज़ा लिया। वो एक लग्जरी छोटा सा अपार्टमेंट था। खुला ड्राइंग रूम नुमा हॉल, सामने स्टाइलिश ओपन किचन था। आगे सामने सामने 3 कमरे बने हुए थे। वो 2 कमरे छोटे छोटे एक साथ थे। एक कमरा बड़ा सामने था जो रोहान का था। रोहान के कमरे के सामने जो कमरा था, जोया उस कमरे में गई, बैग से सादा ऑफ वाइट सूट निकाला और फ्रेश होने चली गई। फ्रेश होकर किचन का रुख किया मगर कुछ खास था नहीं खाने को। फ्रिज में कुछ फ्रूट्स और ब्रेड, अंडा, दूध का पैकेट थे बस। चाय बनाई अपने लिए और ब्रेड से ही काम चलाया। कल की भूखी थी और फिर कमरे में बंद हो गई, अच्छे से लॉक लगाया और लेट गई। विक्की ने रोहान को जानबूझकर फ़ोन करके बुलाया था ताकि वो जोया के साथ गुस्से में कुछ ना कर दे, और वो आ गया था तो काफ़ी मूड ख़राब था उस। विक्की और अलीना परेशानी से एक दूसरे को देखते रुके। सर, रोहान सर का मूड काफ़ी ऑफ है, अलीना बोली थी विक्की से। हाँ, देख रहा हूँ। जोया बेचारी को पता नहीं क्या जहर उगल आया होगा। मुझे ऐसा नहीं करना था। विक्की को एहसास होने लगा उसने गलत ना कर दिया हो। सर, ऐसे मत सोचे, बी पॉजिटिव, अलीना ने दिलासा दिया। अब ज़रा सर को रिलैक्स करे ना, वक्ती गुस्सा है ऐसा रिएक्शन आना ही था। हमें हिम्मत नहीं हारनी है। हाँ, पहले ही खुद को दिलासा दे लूँ, मुझ गरीब को क्या पता शादी का दुख क्या होता है, विक्की बेचारगी से बोला। अलीना ने अपनी हंसी कंट्रोल की। सामने रोहान आ रहा था। दोनों एक साथ खड़ा देखकर अपने कैबिन में चला गया। विक्की भी उसके पीछे चला आया। अलीना के बजाय काम पे ज़्यादा ध्यान दिया कर, इतना सा काम नहीं संभाल सके तुम? रोहान दांत पीसता हुआ बोला। बस जिगर, तेरे बगैर आदत नहीं काम संभालने की, विक्की बोलता सामने वाली कुर्सी पे बैठा। यार, भाभी पे हाथ ज़रा हौला रखी, विक्की बोला। रोहान ने उसे घूरा। यार, तेरी घूरी मेरी जान निकाल देती, इस बेचारी पे क्या गुजरेंगी? वो डरने की एक्टिंग करता बोला। यार, उसे कुछ ना कही, बस कुछ अरसे साथ रखे और पाकिस्तान वापस भेज दे, फिर बहाना बना देना अंडरस्टैंडिंग नहीं हुई, तेरा केस सॉल्व हो गया, विक्की उसे समझाता बोला। मैं उसे एक दिन भी नहीं बर्दाश्त कर सकता, रोहान झुंझलाता हुआ बोला। यार, 3 महीने तो रखना पड़ेगा ना, विक्की की इस बात पे रोहान ने उसे घूरा। चल 2 महीने। उसके घूरने पे विक्की फट बोला। 1 हफ्ता बस, रोहान बोला। क्या 1 हफ्ता? यार, ऐसे तुझे पे उंगली उठनेगी, तूने नहीं रखा। यार, उसका तो ख्याल कर, आखिर बीवी है, पहले तेरी कज़िन भी है, इस रिश्ते के नाते रख ले। विक्की उसे समझाने की कोशिश कर रहा था मगर सब बेसुध। रोहान कुछ भी समझने से कासिर था। इस वक्त घर आज बेरौनक सा लग रहा था। जोया के बगैर सभी उदास से फिर रहे थे। फिर जोया की खैरियत से पहुंचने की इत्तला मिलने पर सभी ने शुक्र अदा किया। दोपहर के वक्त जरताज और रोहा दोनों टीवी लाउंज में बैठी थी। आज का दिन ही नहीं गुजर रहा था उनका, जैसे आज घर खाली खाली सा लग रहा है। रोहा बोली। हाँ, जोया से बात भी नहीं हुई अभी तक। जरताज बोली। तो रोहान भाई को कॉल करो, जोया से बात करवा दे। जरताज ने रोहा से कहा। की थी कॉल, ऑफिस होंगे, रिसीव ही नहीं किया। रोहान ऑफिस पहुंचा ही था कि आलम साहब की कॉल आई। यस डैड। रोहान ऑफिस पहुंचा ही था कि आलम साहब की कॉल आई। यस डैड। ले आए बेटा जोया को, आलम साहब ने नरम लहजे में पूछा। हाँ, मैं ले आया हूँ, घर छोड़ दिया है। रोहान बेदिली से बोला। क्या मतलब घर छोड़ दिया? तुम कहाँ हो? आलम साहब
सख्त लहजा फिर सख्त हुआ था। डैड, मैं अभी ऑफिस आया हूँ, आपकी चहती को घर छोड़ने के, ऑफिस में भी बहुत काम है। रोहान तफसील से बात बताई। अच्छा, आलम साहब को तसल्ली हुई। बेटा, मुझे गलत मत समझना, मैंने जो किया है तुम्हारे भले के लिए किया है। जोया को कुछ मत कहना। आलम साहब फिर से नरम होते बोले, जानता हूँ आपने किसका भला किया, तंज करता बोला। जोया बहुत अच्छी बच्ची है, तुम दोनों साथ रहोगे, एक दूसरे को समझोगे, तभी एक कोई बात बनेगी ना। ऐसे तो मैं तुम्हारी बेजा जिद नहीं मान सकता, और अगर ऐसा ना हुआ डैड, तो तुम्हारी सुई अभी भी वहीं अटकी हुई। आलम साहब बोले, डैड, मैं आज़ादी चाहता हूँ, आपने मेरे पैर की बेड़ी और मजबूत कर दी। रोहान ने एहतजाज किया। नहीं रोहान, मैं तुम्हें सीधा राह दिखाना चाहता हूँ, बताना चाहता हूँ ये तुम्हारी बेजा जिद है, कहीं कल को तुम्हें अपने फैसले पे पछताना ना पड़े। आलम साहब ने इतना कहते ही कॉल कट कर दी। रोहान के जहन में विकी की बातें आई थी। अब हम इस अज़ाब को 2 महीने बर्दाश्त करना पड़ेगा तुमसे, तो अब मैं हर हाल में जान छुड़ा के रहूँगा। 9 बजे थे, दोनों अब एक साथ ऑफिस से निकले थे। अब खाना मेरे साथ खाएगा या भाभी के साथ, विकी हंसता हुआ बोला था। खाने के नाम से रोहान सोच में पड़ गया। उसे याद आया घर में खाने को कुछ था ही नहीं। क्या हुआ, इस बेचारे को खाने को कुछ दे के भी आया था, या उसे अभी तक भूखी ही है। विकी उसे सोच में पड़ता देख बोला। रोहान बस चुप रहा था। चल फिर पहले खुद भी कुछ खा ले, फिर उसके लिए मैं खाने को ले जाना। दोनों रेस्टोरेंट में बैठे थे, खाना खा रहे थे, जब विकी बोला, भाभी का मनपसंद खाना ले जा। मुझे नहीं पता, वो लापरवाही से खाना खाते बोला। यार, वो तुम्हारी कज़िन भी है, इतना अरसा साथ रहे हो, कुछ तो बंदे को मालूम होता है। विकी को उसकी बेहसी पे अफसोस हुआ। आगे से कोई जवाब नहीं। अच्छा, तो फिर हम, विकी अच्छा को खींचते को सोचते अंदाज में बोला, चल फिर लड़कियां चिकन की शौकीन होती है, वो पैक करवा ले। नहीं, चिकन नहीं खाती वो, कोई सब्जी वगैरह। रोहान चिकन के नाम पे खाना खाते फ़ौरन बोला था। विकी ने निगाह तिक्का लगाया था चिकन का, जो जोया को नापसंद था। एक और तिक्का लगाया, साथ दाल और साथ मैकरोनी। नहीं, दाल के साथ चावल और रायता। वो इतना खाना, फिर अपना खाना फिनिश करता हुआ बोला, ठीक है, तेरी बीवी, तुझे पता है उसे क्या खाना है। मेरी तो कोई बीवी ही नहीं, मुझे तो पता होता बीवियों की पसंद नापसंद। वो अपना रोना लेकर बैठ गया। रोहान ने नफ़ी में सर हिलाया। दरवाज़ा चाबी से खोलकर अंदर दाखिल हुआ। हमेशा की तरह घर खाली, उसका मुंह चिढ़ा रहा था, मगर आज घर खाली न था, घर अभी वाली भी मौजूद थी। रोहान ने किचन में खाने के पैकेट रखे, कमरों की तरफ आया था। पता नहीं कौन से कमरे में होंगी, सोचता अपने कमरे के सामने वाले कमरे का ही हैंडल घुमाया तो लॉक था। तो मोहतरमा यहाँ है। टक टक टक, उसने दरवाजे पे दस्तक दी, मगर अंदर से कोई जवाब ना आया। फिर 1-2 बार दस्तक दी, मगर बेसुध रहा। जोया, तुम्हारा खाना किचन में रखा, वो कहकर अपने कमरे की जानिब बड़बड़ाता मुड़ा। नखरे ही नहीं ख़त्म हो रहे। मैडम के धाड़ से दरवाज़ा बंद किया अपने कमरे का। वो जो दरवाजे की दस्तक से सहम गई थी, इसलिए बोल भी न सकी। फिर रोहान की आवाज़ आई, खाने का कह रहा था। शुक्र है उसे भी ख्याल आया, मेरा बस चाय पे ही गुजारा कर रही थी अभी तक। जब उस औरत ने अपना तारुफ करवाया तो उसे याद आया, सुबह रोहान इसी का बता के गया था। अस्सलाम वालेकुम। वो बिस्तर से उठकर खड़ी हुई और एहतराम से सलाम किया। सिस्टर, आपका नाम रोहान ने बताया था, मगर वो भूलकर और सोच में पड़ गई। जोया ने कहा। ओके जोया सिस्टर, तो फिर आपके लिए नाश्ता बनाऊं? जेनी ने एहतराम से कहा। नहीं, मैं खुद बनाऊंगी, जोया बोली। नहीं सिस्टर, आप मेहमान हो, आप फ्रेश हो, मैं बना देती हूँ, वो बड़ी इज्जत से बोली थी। फिर जोया ने कुछ ना कहा। जेनी ने जोया के लिए बहुत अच्छा नाश्ता बनाया और फिर जेनी ने घर की सफाई। फिर जोया ने उसे लिस्ट बना के दी राशन की, जो जेनी ने ला कर दी, और 12 बजे वो चली गई। हेलो, अस्सलाम वालेकुम, कैसी हो जोया बेटा? आलम साहब ने जोया को कॉल की थी। मैं ठीक हूँ ताया अब्बू, आप सुनाएं कैसे है सब? मुझे बहुत याद आ रही है सबकी। जोया उदास होती बोली, बेटा हमें भी बहुत याद आ रही है तुम्हारी। लो भाई, बात करो माँ से। आलम साहब ने सफ़ीना को फ़ोन दिया। कैसी हो मेरी बच्ची? माँ से अहवाल करने के बाद जोया ने जरताज और रोहा से भी ढेरों बातें की।
जोया ने आज मोबाइल ऑन किया था। आलम साहब ने उसे पाक में ऑस्ट्रेलिया की सिम लेकर दी थी, वो वहां जाकर यूज़ कर सके। कल उसने फ़ोन मोबाइल ऑन नहीं किया क्योंकि कल रोहान की बातों से वो टूट गई थी, हिम्मत नहीं हुई घर बात करने की। जोया ने जरताज और रोहा के साथ नंबर शेयर किया, फिर बातों का ना रुकने वाला सिलसिला चल गया। भाई साहब आलम साहब रात के खाने के बाद स्टडी में बैठे किताब का मुताला कर रहे थे जब सफ़ीना उनके पास आई। आलम साहब ने किताब बंद की, ऐनक उतार कर मेज़ पर रखी और सफ़ीना की तरफ मुतवज्जा हुए। बोलो सफ़ीना, क्या बात है? भाई साहब, जरताज का ग्रेजुएशन मुकम्मल होने वाला है, मैं उसकी शादी का सोच रही हूँ। जोया के मुस्तकबिल का मालूम नहीं, मगर मैं जल्द अज जल्द जरताज का घर बसा देना चाहती हूँ। तुम्हारी बात ठीक है, मगर जोया के लिए मैं शर्मिंदा हूँ। भाई ऐसा मत कहे, जो उसकी किस्मत में होगा देखा जाएगा। अब जरताज का फ़ैसला आपके हाथ में है। सफ़ीना अपनी बात कह चुप हो गई। बेटियाँ कितनी जल्दी बड़ी हो जाती, पता ही नहीं चलता। खैर ठीक है, मैं देखता हूँ। मेरे जानने वालों में है कुछ रिश्ते, कुछ दिनों में एक अच्छा सा रिश्ता देखकर बताऊंगा, आलम साहब ने कहा। अच्छा भाई साहब, अब जरताज भी जल्द अज जल्द घर की हो जाए, अल्लाह उसके नसीब अच्छे करे, आमीन। सफ़ीना ने दिल से दुआ की अपनी बेटी के लिए। आमीन, आलम साहब ने भी दिल से कहा। एक हफ्ता गुजर चुका था, दोनों का फिर सामना बहुत ही कम हुआ। रोहान सुबह जाता रात गए ही घर लौटता था। आज भी रात को वो 11 बजे घर आया। फ्रेश होकर हमेशा की तरह किचन में आया कॉफ़ी बनाने के लिए, तभी उसका सामना जोया से हुआ। ब्लैक कलर की फ्रॉक पहने, हाफ आस्तीनों से नज़र आते दूधिया बाजू, आधे बालों को कैचर में कैद करे, बाकी कमर पर खुले छोड़े बिना दुपट्टे के, वो अपना ध्यान में खड़ी किचन में चाय बना रही थी। रोहान की आमद का उसे पता ही न था। रोहान पॉकेट में हाथ डाले बगैर उसका जायज़ा ले रहा था। खुद पर नज़र की तपिश महसूस हुई तो पीछे मुंह मोड़ कर देखा तो रोहान ने उसे देखकर आंखें छोटी की है। उसने फट से चूल्हा बंद किया। रोहान कदम आगे बढ़ाकर उसके पीछे खड़ा हुआ। बना लो चाय, मैंने मना तो नहीं किया है। वह बन गई, बस मैं कप में डालने लगी थी। उसकी आवाज़ में लड़खड़ाहट थी, वो घबरा गई थी। उसके यूं पीछे खड़े होने पे उस कांपते हाथों से चाय कप में डाली और साइड से निकल गई। जब वो उस जगह अपनी जगह से हिला भी नहीं था। इसे जज करने के लिए उसके पीछे खड़ा हुआ था और अपने लिए कॉफ़ी बनाने लगा। ज़ारून ऑफिस में बैठा था, लैपटॉप पे तेज़ी से उंगलियां चला रहा था जब इंटरकॉम बजा तो उसने उठाया। यस सर, कोई मिस शाइना आई है। शाइना, ज़ारून ने माथा मसला था। ओके भेजो। थोड़ी देर बाद शाइना ऑफिस में इंटर हुई। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। ज़ारून ने सलाम करके उसे शर्मिंदा करना चाहा। वालेकुम अस्सलाम। वो भी ना शर्मिंदा होते हंसी हुई। ये क्या है शानू, तुम ऑफिस क्यों आई हो? ज़ारून अपनी कुर्सी से खड़ा हुआ और आगे आके बोला तो शीना उसके गले लग गई। सर उसके सीने पे रखा और दोनों हाथ उसके कमर के पीछे बांध दिए। शीना, ज़ारून ने दोनों हाथ बाजू से पकड़कर उसे परे हटाया था। ये सब क्या है? उसके हुलिये को नागवारी से देखा था। उसकी नहीं इतनी तैयारी जैसे रायगा गई हो। टाइट पैंट पे छोटी बगैर आस्तीनों वाली शर्ट, खुले बाल। ज़ारून, मैं तुम्हारी मंगेतर हूँ, तुमसे मिलने आ सकती हूँ। शीना को अपनी तौहीन महसूस हुई थी। हाँ तो तुम ऐसे भी हाव करूँगी? ज़ारून खुद को कंट्रोल करते हुए ये अपना लहजा नॉर्मल रखता बोला। हाँ तो कैसे भी हो करूँ फिर? तुम मुझे से ठीक बात भी नहीं करते और जरताज के आगे पीछे घूम सकते हो। बस शाइना को मॉल वाली बात अभी भूली नहीं थी, इसलिए जताया था उसे। तो तुम में और उसमें बहुत फ़र्क है। वो बस सोच सका था। उसका नाम सुनते ही सोच में पड़ गए। वो तंज करती बोली, भाई ये तुम औरतों की आपस की बात है, मुझे ना घसीटो। वो वापस अपने कुर्सी पर बैठता बोला, ये औरत किसे बोला? वो उसके सामने आती बोली, मेरे सामने कोई और औरत तो है नहीं। एक उचट्टी निगाह उस पर डालकर बोला, वो होंगी औरत, मैं नहीं। वो उसे बाल झटकती बोली, अच्छा अब जाओ, मुझे काम है। ज़ारून बगैर लिहाज किए उसे जाने का बोला। मैं तुम्हारे साथ लंच करने आई हूँ, तुम मुझे जाने का बोल रहे हो? वो सदमे से बोली, हाँ बोल रहा हूँ। अगर तुम्हारा हुलिया साथ जाने के काबिल होता तो ज़रूर चलता। ज़ारून उसके ड्रेस पे तनकीद करते हो बोला, क्या हुआ मेरे हुलिये को? इट्स अ फैशन।
थोड़ा ब्रो माइंडेड होकर सोचो, तुम्हारे ऑफिस में भी इस हुलिये वाली ही घूम रही है। उसे पसंद नहीं आया ज़ारुन का उसके लिबास पे तनकीद करना। हाँ है, मगर वो मेरे घर से ताल्लुक़ नहीं रखती, वो दो टुक अंदाज में बोला था। अभी से मेरे ड्रेस पे उंगलियां उठा रहे हो, मुझे जो पसंद है वो पहनूंगी। शायना गौर से बड़बड़ाती पैर पटकती चली गई। उसके जाते ही ज़ारुन सर पकड़ गया। उफ, कहाँ फंस गया। सिस्टर ज़ोया, ग्रोसरी के लिए हम अकेला नहीं, अब भी साथ जाएगा। जेनी ज़ोया से बोली। घर की चीज़ें ख़त्म हो गई थी तो ज़ोया ने उसे लाने का कहा। जेनी, मैं नहीं जा सकती, ज़ोया ने मना कर दिया। क्यों, आप यहाँ किस वास्ते आया हुआ है जब घुमा फिरा नहीं, जेनी ने पूछा। वो रोहान, ज़ोया बोलती रुकी। क्या रोहान सर? वो रोहान से पूछे बगैर मैं नहीं जा सकती, ज़ोया अपनी परेशानी बताती बोली। क्यों नहीं जा सकती? आप कज़िन हैं, उसका बीवी नहीं। जेनी बगैर सोचे बोली। हम मजाक कर रहा था, इसे सीरियस देख जेनी हंसती हुई बोली। नहीं, मेरा मतलब है रोहान के साथ घूमूंगी। उन्होंने कहा था मुझसे जब फ्री हो जाएंगे तब घूमेंगे। ज़ोया अपनी तरफ से बात बनाई। न सर का टाइम न आप घूमेंगी। चलो जल्दी से तैयार होने का, हम वेट कर रहे हैं और हम नाराज़ हो जाएंगे। अच्छा अच्छा ठीक है। ज़ोया उसका दिल नहीं तोड़ना चाहती थी, इसलिए हामी भरी जाने की ज़ोया बेचे और जेनी की काफ़ी दोस्ती हो गई थी। उफ, आ गई। मारिया को आते देख अलीना को कौफ हुई थी। मारिया सीधा रोहान के ऑफिस में घुसी थी। रोहान आंखें बंद की कुर्सी के साथ पीछे को सर टिका बैठा था, खुद को पुरसुकून करने की कोशिश कर रहा था। जब मारिया ऑफिस में इंटर हुई तो उसने आंखें खोली और सीधा होकर बैठ गया। तुम? रोहान बोला। हाँ मैं, कहाँ गुम हो गए तुम? मारिया ने शिकवा किया। कहाँ होना, यही हूँ तुम्हारे सामने ऑफिस में। तभी विकी भी ऑफिस में आया। मारिया ने अपनी बात जारी रखी। क्या हुआ रोहान? काम कम किया करो, थके थके से लग रहे हो। हाँ बेचारा, अब थकेगा ही, डबल ड्यूटी असर अंजाम देता है, ऑफिस भी घर भी। विकी रोहान को आंख मारता बोला था। रोहान ने उसे आंखें दिखाई थी कि चुप रहे। क्या मतलब है तुम्हारा? मारिया ना समझी से पूछा। मेरा मतलब यहाँ भी काम करता है, रात को भी काम करता है बेचारा ऑफिस का। कोई रिजल्ट तो आ ही जाएगा महीना बाद। वो अपनी हंसी कंट्रोल करता ज़ोमाइनी बोला था, मगर फिर भी उसकी हंसी छूटी थी। मारिया को इसकी अकल पे शाइबा हुआ था। रोहान प्लीज़, एटलीस्ट ऑफिस का काम ऑफिस तक ही रखो, घर जाकर रेस्ट ही किया करो। मारिया रोहान को समझाते बोली थी। मैं भी यही कहता हूँ, दो दो काम करेगा तो ऐसी ही हालत होगी। विक्की दोनों उंगलियां हिलाता बोला था। एक इशारा मारिया की तरफ था, दूसरा ज़ोया की तरफ था। रोहान को गुस्सा आया था विक्की पे। उसे बाहर की राह दिखाई। विक्की जाओ यहाँ से। उफ, तुम्हारे दोस्त का दिमाग ख़राब है, निकालो उसे यहाँ से। मारिया ने मुंह चिढ़ाते कहा। इसे छोड़ो, अपना बताओ। रोहान ने पूछा। यार बहुत दिन हो गए, इस वीकेंड पे डिनर भी नहीं किया हो, बाहर चलते हैं, लंच करते हैं साथ। मारिया प्लीज़। रोहान ने बहाना बनाना चाहा। नो आर्ग्यूमेंट, प्लीज़ कम ना। मारिया ने इंसिस्ट किया तो उसे चलना पड़ा। इन दोनों को बाहर जाता देख अलीना को गुस्सा बहुत आया। क्या फ़ायदा ज़ोया को लाने का, यहाँ इस चुड़ैल से पीछा कब छुड़ेगा। रिलैक्स अलीना, बहुत जल्द। दर्द दिल की दवा तो कर दी, अब दुआ भी करेंगे। ज़ोया की दवा असर कर रही है। परेशान सा रहने लगा, बेसुकून हुआ पड़ा है। सुकून की तलाश में खुद ही ज़ोया के करीब जाएगा, बस उसे समझने में ज़रा देर लगेगी, जैसे तुम्हें। आखिरी बात विकी ने अलीना को देखते दिल में बोली थी। ज़ोया और जेनी पैदल चलती जा रही थी और खुशगपियों में मशगूल थी। ज़ोया को अच्छा लग रहा था, बाहर का खुशगवार ठंडा मौसम, लोगों की चहल पहल। ब्लैक घुटनों तक कोट पहनने, टाइट जीन्स के नीचे हील वाले लॉन्ग शूज़ पहने, बालों को खुला छोड़े, मेकअप नाम पे, आँखों में काजल और होठों पे पिंक लिप ग्लोज, गले में रेड मफलर पहने, हाथों को पॉकेट में डाले। जेनी की बातों पे खिलखिलाती किसी की नज़रों में आ गई थी। हाय जेनी, व्हाट अ सरप्राइज़। वो 31 साल के लगभग का नौजवान था, गोरा चिट्टा, ब्लू आइज़। ओ जेम्स, यू। वो दोनों साइड से गले लगे थे। व्हाट अ ब्यूटी। ज़ोया को देखते ही
जेम ने कहा था। जिसके देखते ही उसने जेनी को देखा तो वो घबरा रही थी। जेम मत तंग करो, वो हमारा मेहमान है, पाक से आया। जेनी ने उसे डांटा। हाय ब्यूटी ऑफ एशिया। जेम ने हंसते हुए जोया की तारीफ की तो बस हल्का सा मुस्कुराई। जेनी, लगता है तुम्हारा मेहमान को हमारा तारीफ अच्छा नहीं लगा। ऐसा बात नहीं, वो अजनबी लोगों से बात नहीं करती। हा, ये बात है। हाय फ्रेंड, वो उसकी तरफ हाथ बढ़ाते हुए बोला था। जोया ने फिर से जेनी की तरफ देखा तो जेनी ने आंखों से तसल्ली रखने का इशारा किया तो जोया ने कांपता हाथ उसकी तरफ बढ़ाया। जेम ने हाथ मिला के छोड़ दिया। हा, और उसकी नर्वसनेस पे दोनों हंसे। आई लाइक इट। यू लाइक माई जेनी सिस्टर, सी यू अगेन ब्यूटीफुल लेडी। ओके जेनी सिस्टर एंड यू सिस्टर, बाय, हम जा रहा। वो हाथ हिलाता वहाँ से चला गया। जेनी, वो हमारा कज़िन ब्रदर है, बहुत अच्छा है, मेरे मैरिड है, इसे घबराने का नहीं, वो ऐसा ही है। जोया ने कहा मुस्कुराकर सर हिलाया क्योंकि उसे भी जेम हंसमुख सा लगा। और वो दोनों पास ही एक स्टोर में घुस गए। यहीं रोहान की बस हुई थी। वो खड़ा हुआ था कुर्सी से। ये सारा मंजर उसने देखा था। जोया का किसी अजनबी से हाथ मिलाना, उसका दिमाग घूम गया। ये सब देखकर मारिया जो काफ़ी पी रही थी उसे देखकर खड़ी हुई। क्या हुआ? कॉफ़ी तो पियो, खड़ी क्यों हो गए? मारिया, मुझे जाना है, बहुत अर्जेंट काम याद आ गया। वो अपने गुस्से से आग बगोला हुआ पड़ा था। बहुत ज़ब्त से मारिया को समझाया। एक तुम और तुम्हारे काम। वो उठ खड़ी हुई। तुम कैब से चली जाओ, मुझे कहीं और जाना है। रोहान, वो कुछ बोलती कि रोहान बोल पड़ा। मारिया, डोंट आर्ग्यूमेंट मी, गो। रोहान ने गुस्से से कहा तो वो भी रुकी नहीं और जाकर कैब में बैठ गई। अब रोहान की नज़र ग्रोसरी स्टोर पे थी। रोहान और मारिया सामने कैफ़े पे काफ़ी पी रहे थे जब शीशे के पार रोहान की नज़र जोया पे पड़ी थी जो जेनी के साथ हंसती जा रही थी। फिर किसी लड़के का मिलना, उससे हाथ मिला, हंसना उसके अंदर की आग को मज़ीद भड़का दिया था। रोहान गुस्से से तन-फन करता स्टोर में घुसा। इधर उधर नज़र दौड़ाई तो सामने ही जोया खड़ी नज़र आई। लंबे लंबे ढीक भरता उसके नज़दीक आया। किसकी इजाज़त से तुम बाहर आई हो? रोहान जोया को बिल्कुल नज़दीक खड़ा था। जोया अचानक से मुड़ी। उसके हाथ से पैकेट छूटे थे। उसे देखकर वो जो खा जाने वाले तेवर उसे घूर रहा था। रोहान सर, आप? जेनी भी रोहान को देखकर पास आई थी। तुम किसको से पूछकर बाहर आई हो? रोहान ने फिर से अपना सवाल दोहराया। सर, हम लाया जोया को बाहर, जब से घर में ही कैद था, घूमने के वास्ते आया था। जोया की बजाय जेनी ने जवाब दिया। मेरी परमिशन के बगैर ये बाहर नहीं निकल सकती। रोहान ने जेनी को जवाब दिया मगर नज़रें अभी भी जोया पे थी जो नज़रें झुकाए खड़ी थी। मगर ये आपका जस्ट कज़िन है, इसे परमिशन की ज़रूरत नहीं। मेरी परमिशन की ज़रूरत है क्योंकि जोया मेरी जिम्मेदारी है। इसके लिए घर जाके जवाब दे मैं होगा। इसे कहीं जाना हो तो मैं खुद लेकर जाऊंगा। चलो घर। बट सर, यहाँ ग्रोसरी के लिए आया था, आप ले आना जो मैं लाना हो, मैं ले घर जा रहा हूँ। एक नज़र जोया को देखा, फिर जेनी को और उसे कुछ पैसे थमा दिए। ओके कहती जेनी आगे बढ़ी थी। रोहान ने जोया का बाजू पकड़ा और उसे लिए स्टोर से बाहर निकला और रोड क्रॉस करके गाड़ी तक आया। फ्रंट डोर खोलकर उसे फेंकने के अंदाज में बिठा खुद ड्राइविंग सीट पर संभाली। रेस ड्राइविंग करता अपने अपार्टमेंट तक आया और उसे घुरता गाड़ी से निकला। वो जो डर के मारे सीट से चिपकी बैठी थी वो बाहर ना निकली तो गाड़ी का खुद दरवाज़ा खोलकर उसे बाहर निकाला था। घर का दरवाज़ा खोलते उसे अंदर खींचा, धाड़ से दरवाज़ा बंद किया। जोया कहीं छुप जाना चाहती थी इसलिए अपने कमरे की तरफ दौड़ी। अभी वो कमरे तक पहुंच पाई कि वो 2 कदम आगे बढ़ाकर उसका बाजू दबोच चुका था और अपने कमरे का दरवाज़ा खोल कर उसे अंदर खींचा। दरवाज़ा बंद करते उसे दरवाजे के साथ लगाया या इर्द गिर्द दोनों बाजू से उसका घेरा मज़ीद तंग किया। चेहरा बिल्कुल उसके करीब करके बोला, बहुत शौक है तुम्हें गैर मर्दों से हाथ मिलाने का? जोया ने नज़रें उठाकर उस दुश्मनी जा को देखा मगर बोली कुछ नहीं। यही मासूमियत का ढोंग रचाकर तुम दूसरों को अपनी तरफ माइल करती हो मगर शौहर से दूर भागती हो। वो एक एक लफ्ज़ चबाकर बोला था। उसकी ज़ात की धज्जियाँ उड़ाती थी। भीगती आंखों से देखा था उसे जो कितना बेपरवाह था। उसकी इज्जत का ज़रा लिहाज ना था। इतनी बेहिस्सती थी उसमें, वो बस सोच सकी। एक हाथ उसकी कमर में डालकर उसे अपने अंदर भींचा था। उसे अपनी पसलियाँ चटकती हुई महसूस हुई। बाज मुश्किल सांस ले पाई और दूसरा हाथ उसके सर के पीछे बालों में उंगलियां फंसा ली।
जोया की जान हलक में आई थी। जोया मचलने लगी थी। उसकी करबत में मुकाबिल को होश कहाँ रहा था। बिना उसकी परवाह किए, बिना मज़ीद उसे खुद में भींचा, पाँव ज़मीन से उठ गए थे, मुकम्मल उसकी गिरफ्त में थी। उसके गुलाबी लबों पर झुककर उसका जाम अपने अंदर उंडेलने लगा। उसे अपना आप छुड़वाती हलकान हुए जा रही थी, मगर उसे छोड़ने पे तैयार न था। काफ़ी देर वो खुद को सराब करता रहा। उसका सांस बंद हो रहा था। मुंह में खून का जायका घुलता महसूस हुआ। तब जाकर उसकी जान बख्शी, मगर छोड़ा फिर भी न थी। वो उसके कंधे पे सर रखकर उस अपनी सांसें हमवार करने लगी, जो इस जालिम की शिद्दत भरे लम्स से बंद होने के दर पे थी। वो यूं ही कमर से उठाए उसे बेड पर लाद कर पटकाता। अब तैयार हो जाओ मेरी शिद्दतों को सहने के लिए। कुछ भी नहीं था। वो बेड पे औंधे मुँह गिरी थी। उसकी बात सुनकर फ़ौरन सर मोड़ कर जालिम शख्स को देखा, जो बेहिसी की इंतहा पे और अजियत की इंतहा पे। मैंने तो कुछ नहीं किया, वो सिसकती बोली थी। मुझे वापस जाना है, मुझे नहीं रहना यहाँ, वो सिसक रही थी। वो जो अभी इसे बख्शने के मूड में बिल्कुल नहीं था। जुनून सवार हो चुका था उसके सर पे। उसकी बातों से होश की दुनिया में आया था। एक पल भी रूहान रुका नहीं था, वहाँ से निकलता चला गया। बेज़रर गाड़ी सड़कों पर दौड़ाता रहा। उसका सिसकता मासूम सा भीगा चेहरा उसकी आंखों के पर्दे के आगे लहराता रहा। उसके जाने के बाद ही वो बेड पे ढह गई। बेडशीट को मुट्ठियों में जकड़े वो सिसकती रही। फिर उठकर बैठी, इर्द गिर्द निगाह दौड़ाई तो वो रोहान के कमरे में थी। जब से वो आई थी, एक दिन भी इस कमरे में न आई थी। रोहान के कहे गए अल्फाज उसके कान में गूंजने लगते। तुम्हारी जगह ना मेरे कमरे में है, ना ही मेरी ज़िंदगी में। वो खुद नहीं आई थी, आज रोहान उसे खुद लाया था अपने कमरे में। नफ़रत सी हुई थी उसे आज खुद से, रोहान से, उस रिश्ते से। आंसू फिर से जारी हुए थे। फिर अपने कमरे में आई, चेंज किया और ख़ुद को आईने में देखा। फिर होठों को छुआ, जहाँ अभी भी जालिम इंसान की वहशत ज़दा लम्स महसूस हो रहा था, जैसे लब अभी भी उसकी जकड़ में हों। मामा, मुझे ज़ारुन से शादी नहीं करनी। शहना, जो ज़ारुन के ऑफिस से मायूस लौटी थी, अपनी बेइज्जती से उसे बर्दाश्त नहीं हो पा रही थी, इसलिए अपने माँ के पास आई। मगर क्यों? शीना ने हैरत से देखा अपनी बेटी को। मामा, ज़ारुन मुझे ज़रा भी इम्पोर्टेंस नहीं देता, हर वक्त अपनी अकड़ दिखाता रहता है। बस इतनी सी बात पे तुम रिश्ता तोड़ने लग चली। मामा, ये इतनी सी बात है, इसे मेरे कपड़े नहीं पसंद, और इतनी सी बात है इसने मेरे साथ बाहर जाने से इनकार कर दिया। शायना गुस्से से कहा। तो क्यों जाती हो इस हुलिये में उसके सामने? शीना ने अपनी ही बेटी को डपटा था। मामा, आपको और बाबा को एतराज़ नहीं मेरी ड्रेसिंग पे, फिर वो कौन होता है? अब इतनी सी बात पे तुम्हारी बात मानकर रिश्ता तोड़ दे, ऐसा रिश्ता ढूंढने से भी नहीं मिलेंगे तुम्हें। तुम्हारी सासरी दोस्तों ने मंगनी पे कितनी तारीफ़ की थी ज़ारुन की। शीना ने उसे समझाया। बट मामा, उसे मेरी ड्रेसिंग अच्छी नहीं लगती, वो मुँह बसोरती बोली। शानू, बस शादी तक बर्दाश्त कर लो, उसके बाद ज़ारुन को अपनी मुट्ठी में कर लेना, फिर जो चाहे मर्जी कर लेना, शीना उसे प्यार से फुसलाते हुए कहा। और वो ज़रताज, उसके भी तो आगे पीछे फिरता है। एक नई फ़िक्र लायक हुई। उसकी फ़िक्र ना करो, तुम्हारी खाला से बात करती हूँ, इसका भी बंदोबस्त करें। आज की किस्त यहीं तक ही। इंशाल्लाह बहुत जल्द ही आपकी खिदमत में इस कहानी का अगला हिस्सा लेकर आऊँगी। तब तक के लिए आप अपनी इस बहन को दुआओं में याद रखना। आप लोग इस कहानी को बहुत पसंद कर रहे हो, जिसका मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ कि आप लोग शिद्दत से इस कहानी का इंतज़ार करते हो। आपको कहानी अच्छी लग रही हो तो आगे अपने दोस्त और फैमिली के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा, और मुझे और हिम्मत और हौसला दीजिएगा ताकि मैं जल्दी ये कहानी आगे अपलोड कर सकूं। तो मिलते हैं अब अगली किस्त में। तब तक के लिए अपनी इस प्यारी सी बहन को अपनी प्यारी प्यारी दुआओं में याद रखिए, और आप लोग खुश रहिए, खुशियाँ बांटे। अल्लाह हाफिज़।